जरा कीजिए एक ऐसी रात की कल्पना जहां अंधेरा धीरे धीरे दिल्ली पर उतर रहा है। लाल किले की दीवारें बिल्कुल खामोश हैं। हवा जब इन पुराने महलों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। एक लंबा अरसा था जब इसी दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत चलती थी। एक फरमान निकलता था और हजारों सिपाही तैयार खड़े हो जाते थे। सोचिए, पूरी दुनिया में इनकी शान के चर्चे थे। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी बदलाव को समझेंगे। हम उस मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन का ग्राफ ट्रेस करेंगे, जो बिल्कुल शिखर से शुरू होकर सीधे राख तक पहुंचता है। और ध्यान रहे, ये कहानी सिर्फ एक साम्राज्य के गिरने की नहीं है, ये बेहिसाब महत्वाकांक्षा, ताकत, धोखे और लालच की कहानी है। तख्त तो अपनी जगह रहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि पूरी ताकत हवा हो चुकी थी। पहला भाग, साम्राज्य की नींव। इस विशाल साम्राज्य की कहानी शुरू होती है बाबर से। एक ऐसा राजकुमार जिसे अपनों ने ही धोखा दिया, देश निकाला दे दिया। मध्य एशिया की उस अस्थिर राजनीति में पला बढ़ा बाबर कोई आम इंसान नहीं था। लंबे वक्त पर भटकने के बाद उसकी नजर पड़ी हिंदुस्तान पर, एक ऐसी जगह जो बेहद अमीर तो थी लेकिन राजनीतिक तौर पर बिल्कुल बिखरी हुई थी। यहीं उसने एक मजबूत साम्राज्य खड़ा करने का सपना देखा। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बाबर का सफर 1483 में मध्य एशिया से शुरू होता है। कड़ी मुश्किलों के बाद 1526 में वो पानीपत के मैदान तक पहुंचता है, जहां एक नए साम्राज्य की नींव पड़ती है। और ठीक 4 साल बाद 1530 में उसका निधन हो जाता है। देखा जाए तो ये कालक्रम छोटा था, पर इसने इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब सवाल ये है कि पानीपत की इतनी बड़ी जंग बाबर ने आखिर जीती कैसे। एक तरफ थी इब्राहिम लोदी की विशाल सेना जिसमें हजारों की गिनती में सिपाही थे, और दूसरी तरफ बाबर की छोटी पर बेहद अनुशासित टुकड़ी, और उसके पास थी तोपों की बेजोड़ ताकत। बाबर की शातिर रणनीति और उन तोपों की गराज के सामने लोदी की बड़ी सेना पल भर में ढेर हो गई, और बस इसी एक पल ने बाबर को एक हमलावर से सीधा सम्राट बना दिया। लेकिन सत्ता की कहानी इतनी सीधी नहीं होती। बाबर के बेटे हुमायूं को ये सच्चाई बहुत करीब से देखनी पड़ी। जब शेरशाह सूरी ने उसे हराया तो इस नए सम्राट को अपना तख्त छोड़कर रेगिस्तानों की खाक छाननी पड़ी। जरा सोचिए, कल तक जो शख्स हिंदुस्तान का मालिक था वो बंजारों की तरह भटक रहा था। खैर, आगे चलकर उसने थोड़े वक्त के लिए अपना तख्त वापस जरूर जीता। उसके बाद इतिहास के पन्नों में एक ऐसी एंट्री होती है जिसे सुनकर किसी को भी हैरानी हो। सिर्फ 13 साल, जी हाँ, एक किशोर और उसके कच्चे कंधों पर एक विशाल साम्राज्य को बचाने और चलाने का पूरा बोझ। हम बात कर रहे हैं अकबर की। इतनी छोटी उम्र में ऐसी ताकत और ऐसी जिम्मेदारी संभालना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। और अकबर का काम करने का तरीका इस बात का सबूत है कि वो कोई आम शासक नहीं थे। उन्हें बहुत जल्दी ये समझ आ गया था कि भाई, सिर्फ तलवारों के जोर पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं रह सकता। उन्होंने प्रशासन पर ध्यान दिया, सेना को दोबारा संचार में ढाला, टैक्स सिस्टम को ठीक किया, व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित बनाया, और सबसे जरूरी बात, राजपूतों के साथ मजबूत गठबंधन किया। वो जानते थे कि सबको एकजुट करके ही नींव पुख्ता होगी। दूसरा भाग, स्वर्ण युग। अकबर के जमाने में रखी इस ठोस नींव के बाद शुरू होता है साम्राज्य का सबसे सुनहरा दौर, यानी जहांगीर और फिर शाहजहां का वक्त। इस दौर में मुगल साम्राज्य दौलत और वास्तुकला के मामले में अपने आखिरी शिखर पर था, बिल्कुल टॉप पर। सोचिए, ताजमहल जैसी संगमरमर की बेपनाह खूबसूरती और हीरे जवाहरात से जगमगाता मयूर सिंहासन। दुनिया भर के व्यापारी इस बिखरी हुई दौलत को देखकर खींचे चले आते थे। हर तरफ सोना, चांदी और रेशम। लेकिन यहाँ एक कैच है। अर्थव्यवस्था की ये रौनक एक चेतावनी भी दे रही थी, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी कोई साम्राज्य अपने सबसे ऊंचे शिखर पर होता है ना, वहीं से उसके पतन के बीज भी बोने शुरू हो जाते हैं। तीसरा भाग, निर्णायक मोड़। और वो पतन का बीज फूटा साल 1657 में, जब एक दिन अचानक शाहजहां बीमार पड़ गए। पूरा आलीशान दरबार डर और बेचैनी से भर गया। शाहजहां के ही बेटों के बीच तख्त के लिए एक बेहद निर्मम और साम्राज्य की जड़ें हिला देने वाला गृह युद्ध शुरू हो गया। ये एक ऐसा मोड़ था जहां से पीछे मुड़ना लगभग नामुमकिन था। अब इसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये टकराव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का था। एक तरफ थे दारा शिकोह, जो एक बुद्धिजीवी और विद्वान थे, और दूसरी तरफ थे औरंगजेब, एक सैन्य निपुण और शातिर रणनीतिकार। आखिरकार औरंगजेब की निर्मम और व्यावहारिक सोच की जीत हुई। उसने तख्त पर कब्जा किया और अपने सारे विरोधियों को सीधे रास्ते से हटा दिया। और फिर इतिहास का एक बेहद दर्दनाक और हैरान करने वाला वाकया घटा। जिस इंसान ने ताजमहल जैसी आलीशान इमारत बनवाई थी, उसी शाहजहां को अपनी जिंदगी के आखिरी साल एक कैदी की तरह गुजारने पड़े। और कैद करने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं, उसका अपना ही बेटा था। मुगल राजनीति की ये अंधेरी सच्चाई वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने साम्राज्य को भौगोलिक रूप से सबसे ज्यादा फैलाया, लेकिन इस फैलाव की जो कीमत चुकानी पड़ी वो कमर कट थी। दक्कन के वो युद्ध जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, पूरी तरह से खाली हो चुका खजाना, लड़ते लड़ते थक चुकी सेना, और इतनी लंबी सीमाएं जिन्हें संभालना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो चुका था। इन्हीं सब चीजों ने अंदर ही अंदर साम्राज्य को खोखला कर दिया था।
चौथा भाग, साम्राज्य का पतन। फिर आता है साल 1707 और औरंगजेब की मौत। इस एक घटना ने पूरे सिस्टम में अफरा तफरी मचा दी। उत्तराधिकार का कोई तय नियम तो था नहीं, तो दरबारी आपस में गुटबाजी करने लगे। एक के बाद एक कमजोर शासक आए और भ्रष्टाचार अपनी सारी हदें पार कर गया। साम्राज्य अंदर ही अंदर तिनके की तरह बिखरना शुरू हो चुका था। और देखिए, जब भी कोई घर अंदर से कमजोर होता है ना, तो बाहर वाले दरवाजा खटखटाने ही लगते हैं। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोल दिया। उसने सिर्फ दिल्ली की दौलत नहीं लूटी, बल्कि उनका अभिमान, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा सब कुछ छीन लिया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये मुगलों का एक बहुत बड़ा मानसिक पतन था। पूरी दुनिया को ये मैसेज चला गया था कि अब ये शेर असहाय और कमजोर हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। 1739 में नादिर शाह के इस हमले के बाद छोटी क्षेत्रीय ताकतें हावी होने लगी थीं। उसके बाद 1757 में होता है प्लासी का युद्ध, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। 1857 आते आते हालात ये थीं कि मुगल तख्त सिर्फ एक शोपीस बनकर रह गया था और असली ताकत पूरी तरह शिफ्ट हो चुकी थी। पांचवा और अंतिम अध्याय। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे दर्दनाक दौर में, साल 1857। जरा सोचिए, जिसके नाम से कभी दुश्मन थर्राते थे, उस साम्राज्य की अब क्या हालत थी। एक खोखले भूत जैसी, एक ऐसा दरबार जो सिर्फ बीते हुए कल की यादों के सहारे एक प्रतीक के रूप में जिंदा रहने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इस आखिरी दौर का चेहरा थे बहादुर शाह जफर, एक बूढ़े और बेहद कमजोर शासक जिन्हें मजबूरन अंग्रेजों के खिलाफ एक आखिरी विद्रोह के नेता के रूप में आगे किया गया। पर जब यह विद्रोह कुचल दिया गया तो उन्हें गिरफ्तार करके सीधे रंगून निर्वासन के लिए भेज दिया गया। याद कीजिए, हुमायूं को भी निर्वासन झेलना पड़ा था, पर वो वापस आ गया। लेकिन जफर के पास वापस लौटने की न कोई उम्मीद थी, न कोई रास्ता। जफर की मौत आखिरकार एक अनजान जमीन पर हुई, बिल्कुल तन्हा। उनकी जिंदगी के इस आखिरी कथन में उनका पूरा दर्द झलकता है। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली। ये वाकई इस ड्रामाई कहानी का एक रुला देने वाला अंत था। जो परिवार कभी महल और मुकुट बांटता था, उनके आखिरी राजा को दफन होने के लिए देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। तो सबसे अहम बात ये निकलकर आती है कि इस पतन के पीछे मूल कारण आखिर क्या थे। कमजोर नेतृत्व, रोक टोक के बिना फैला भ्रष्टाचार, अंदर का झगड़ा और बिखराव और एक टूटा हुआ समाज। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक राजवंश की कहानी नहीं है। किसी भी सत्ता में जब ये 4 चीजें पनपने लगती हैं तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है, खासकर तब जब उससे सीख ना ली जाए। इस विश्लेषण के आखिर में बस एक सवाल दिमाग में आता है, आज के इस आधुनिक दौर में ऐसी कौन सी विश्व शक्तियां हैं जहां हमें ठीक इसी तरह के पतन की शुरुआत दिखाई दे रही है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिए। वक्त के इस चलते हुए पहिए को समझना आगे आने वाले कल का इशारा है।